Hello everyone, this video is for class 9 science chapter 5 fundamental unit of life. In the last video we have started cell organelles. Cell organelles वो छोटे छोटे organs होते हैं जो किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड सेल के वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. हमने पढ़ा था दे अलाउ डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स उसकी हेल्प से हम काम को डिवाइड करके कर पाते हैं. जैसे हम लोग वर्क को डिवाइड करके करते हैं उसी तरह से सेल में भी किसी भी फंक्शन को एफिशिएंटली कैरी आउट करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज एक एक फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं और ताकि उस फंक्शन को एफिशिएंटली किया. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने डिस्कस किया था कि वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड पूरे सेल में चैनल की तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज गोल्जी apparatus. Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi while observing the nerve cell of barn owl. barn owl की nerve cell को observe करते टाइम फर्स्ट टाइम Camillo Golgi को Golgi apparatus cell organelles के बारे में पता चला था. Now these Golgi complexes are formed by ER. ये ER mainly SER की मेम्ब्रेन से बनते हैं एंड वी नो SER RER से बनता है. तो बेसिकली RER की सिंथेसिस की हेल्प से ही गोल्जी apparatus फॉर्म होता है. प्लांट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सिंगल यूनिट नहीं होती, बहुत सारी छोटे छोटे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या गोल्जी apparatus होते हैं जिनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं. नाउ दीज गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर द प्रोफाउंड मेंबर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो इंटर मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक और पार्ट होता है गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus एक साइड से ER से जुड़ा होता है और दूसरी साइड जुड़ा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो ER में जो कुछ भी सिंथेसाइज हुआ वो सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बेसिकली गोल्जी apparatus का फंक्शन ही यही है, ER में जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको मॉडिफाई करना, स्टोर करना एंड फिर उनको उनकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर भेजना. अब गोल्जी apparatus होते कैसे हैं? दे आर ऑल्सो सैक लाइक वेसिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिनको बोलते हैं सिस्टर्न. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus. ये एक तरह से ऐसे मेम्ब्रेन सिस्टम है जो एक दूसरे के ऊपर सैक लाइक वेसिकल्स और रोज की फॉर्म में अरेंज्ड है. इन रोज को बोला जाता है सिस्टर्न. दे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक वेसिकल्स. मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं सारे ही ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेलीज. मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स उनके आसपास मेम्ब्रेन होती हैं एंड ये वेसिकल्स की फॉर्म में है. These vesicles are stacked one above the other in parallel rows called cistern. The membranes of the vesicles are connected to the membranes of ER. As we discussed कि इसकी membranes ER की membrane से जुड़ी होती हैं and thus form part of cellular membrane system. तो मतलब ये सेल के अंदर के membranes का ही part होता है एक तरह से. Now what are the functions of Golgi apparatus? First function is packing and ट्रांसपोर्ट. जैसे मैंने आपको बताया ये मिड में होता है, ये इंटरमीडिएट है किसके बीच में? ER और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. ER में हमने पढ़ा था RER में प्रोटीन बनता है एंड SER में फैट्स एंड लिपिड्स बनते हैं. वो प्रोटीन फैट्स एंड लिपिड्स बने वो ER से कहां पर जाते हैं? क्योंकि ER से अटैच्ड है गोल्जी apparatus, तो वो ER से जो भी सब्सटेंसेस सिक्रीट हुए, सिंथेसाइज हुए हैं, वो पहले किस में जाते हैं? गोल्जी apparatus में. वहां पर उनमें थोड़ी बहुत कुछ मॉडिफिकेशन अगर होनी होती है वो मॉडिफिकेशन होती है, कुछ टाइम के लिए स्टोरेज होता है एंड देन फिर वो उसको सेंड कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू देयर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन. दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. ये सेल के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पहले सेग्रीगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको उनकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर सेंड कर देते हैं. दैट्स व्हाई Golgi apparatus is also called the traffic police of the cell. So packing and transport. Secretion क्या होता है? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ER से जो भी मटेरियल आ रहा है वो पहले स्टोर होगा, मॉडिफाई होगा एंड फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज secretion. So the packing, storing and modifying the material synthesized near the ER, that is called as secretion. And as we know that
Golgi apparatus is also called traffic police of the cell because they send the materials to their required destination. Then the second function of Golgi apparatus is concentration. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ER से क्या आया है, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स. समटाइम्स जो भी सब्सटेंसेस आते हैं उनमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है ताकि इजिली उनको उनके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे भेजा जाए. अब वो मॉडिफिकेशन में जनरली क्या होता है, उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव किया जा सकता है. जैसे प्रोटीन्स में से वाटर रिमूव करके क्या बना दिया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन. प्रोटीन में से वाटर कंटेंट रिमूव करके ग्लाइकोप्रोटीन. सिमिलरली लिपिड में से वाटर कंटेंट रिमूव करके ग्लाइकोलिपिड बना दिया जाता है. ऐसे सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन. जो भी मॉडिफिकेशन है, वाटर रिमूव करना है या किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन जो गोल्जी अपैरेटस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन. तीसरा, गोल्जी अपैरेटस बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज को फॉर्म करने का काम भी करते हैं, जैसे कि पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स एंड प्लांट सेल्स में सेल वॉल जो फॉर्म होती है, दैट इज ऑल्सो because of Golgi apparatus. So this is all about the functions of Golgi apparatus. The next cell organelles which are present in the animal cell or in the plant cell are lysosomes. Lysosomes are sac-like, bag-like structures. ये बिल्कुल bag-like structures होते हैं, ये भी membrane bound होते हैं. Lysosomes एक सेल में बहुत सारे हो सकते हैं. They are very small in size and they must be present in abundance in each cell. हर सेल में बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सब लाइसोसोम्स में सबसे पहले तो एक टिश्यू डिसॉल्विंग या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी की वेरियस रिएक्शंस को कैरी आउट करने का काम करते हैं. इनमें जो मेनली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो किसी भी तरह के डाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. Lysosomes were discovered in the liver cells by Christian D. Doof. Christian D. Doof ने सबसे पहले लिवर सेल्स में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था. एंड these are bag like cell organelles. ये bag like cell organelles या sac like cell organelles होते हैं जो एक सेल में लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. They are found in abundance in each cell. Now what are the functions of lysosomes? If we discuss the functions of lysosome, पहला फंक्शन लाइसोसोम्स क्या है, वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट डिस्पोजल मतलब सेल में किसी भी तरह का वेस्ट प्रोड्यूस होता है. यू नो, सेल में वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं. अगर केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शंस वेस्ट विल आल्सो बी जनरेटेड. उस वेस्ट या सेल डेब्रिस को रिमूव करने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम. इनको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या हाउस कीपर्स भी कहा जाता है या डिमोलिशन स्क्वाड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी तरह के भी सेल डेब्रिस, कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रेजेंट है या जो फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, उनको रिमूव करने का काम करता है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन. नाउ सेल के अंदर अगर बाहर से किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो अगर एंटर कर जाता है तो इसमें जो टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स, उनको बर्स्ट कर देता है, उनको रिमूव कर देता है. तो किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हार्मफुल मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस जो सेल के अंदर एंटर कर सकता है, जर्म्स एक्सेट्रा, उनको किल करने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स. तो दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं. थर्ड, दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है. एज वी डिस्कस, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो ड्यूरिंग, जैसे फूड आया, ग्लूकोज आया या किसी भी तरह का जो कॉम्प्लेक्स फूड आया, उसको ब्रेक डाउन करके इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं,
लाइसोसोम्स करते हैं, दैट्स व्हाई दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी डाइजेशन हो रही है उस डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समटाइम्स सेल के अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मैलिटीज हो जाती है जिसकी वजह से सेल की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो ढंग से कैरी आउट नहीं हो पाती। समटाइम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या इवन पूरे के पूरे सेल को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन दैट केस जो लाइसोसोम्स होते हैं दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और बर्स्ट होने के बाद क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे के पूरे सेल को भी खा जाते हैं और साथ साथ जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको भी रिमूव कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों, मतलब इन्होंने सुसाइड कर लिया जैसे ही सेल के अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी हुई, क्योंकि अगर एक सेल को खराब हुआ है तो वो बाकी सेल्स को भी खराब कर सकता है। इन दैट केस अगर सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, कोई डिसीज हो जाती है, तब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव पहले तो बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, ताकि और सेल्स को नुकसान ना पहुंचे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। तो हमने देखा इसको सुसाइडल बैग्स भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स भी कह सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। दे आर इन रॉड शेप, रॉड शेप्ड होता है इनका स्ट्रक्चर एंड इनमें डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है। कुछ ही सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उनका नाम पूछा जाएगा एग्जाम में कई बारी। तो पहला डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ एंड पोरस, उस पर बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं और वो काफी स्मूथ होती है। बट द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, उसमें बहुत सारे इनर फोल्ड्स होते हैं, दैट फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। जैसे हम देख सकते हैं ये रॉड शेप, ये अंदर से स्ट्रक्चर दिखाया और ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाया है। इस तरह से ये एक आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे ये जो लिक्विड हो गया दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टे। ये इंटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस, एंड ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। देन ये जो इनर फोल्ड्स हैं दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, तो मतलब आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। नाउ these are rod shaped cell organelles and they have finger like folds called cristae. Therefore the surface area of inner membrane is much greater than that of outer membrane. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये हायर सरफेस एरिया होने से क्या फायदा होता है। नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, उस पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। नाउ दीज माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से मिलकर बने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, देयर ओन आरएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स। उनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द सेल ऑर्गेनेली व्हिच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो सबका किसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया का। डीएनए की फॉर्म में उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है एंड उसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए वो अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज खुद कर सकता है। हम बार बार पढ़ चुके हैं दैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन्स बनाने का काम राइबोसोम्स करते हैं। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। इससे पहले हमने पढ़ा था ईआर में स्पेशली आर की मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स होते हैं, यानी वो भी अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, वो भी अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, and they have various enzymes and inorganic materials in the
मैट्रिक्स। इनके जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं टू कैरी आउट द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ डाइजेशन से क्या होता है, जो फूड हमने खाया वो फूड सेल्स में गया, डाइजेशन से वो फूड स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, जो हमने डिस्कस किया था किसमें होता है, लाइसोसोम्स में होता है। डाइजेशन का प्रोसेस मींस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बट सिर्फ फूड का स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होना ही इनफ नहीं होता, उससे ही सिर्फ एनर्जी नहीं मिल जाती। आफ्टर दैट जब सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो दैट फूड प्रोडक्ट्स आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to give carbon dioxide, water and energy. This process is called as respiration, and since it takes place in each and every cell, it is called as cellular respiration. And ये cellular respiration का process cell के अंदर कहाँ पर होता है, in the mitochondria. So these are the site of cellular respiration. अब क्योंकि ये पूरी biochemical reaction हो रही है, that's why mitochondria is also called as the biochemical machines of the cell. सेल की बायोकेमिकल मशीन्स किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, जो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy. This is the complete reaction for cellular respiration. So ये जो complete reaction है ये सेल के अंदर कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में. That's why mitochondria is the site of cellular respiration or these are called the biochemical machines of the cell. अब यही एनर्जी सेल्स यूज करते हैं for the various processes. But सेल के अंदर ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स. उन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है एटीपी. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दीज आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल के अंदर जब भी एनर्जी स्टोर होगी एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होगी. Whenever the cell requires energy, the ATP get hydrolyzed to give the energy back. जब भी सेल को वापस एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, हाइड्रोलाइज होंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होगी. उस एनर्जी को फिर सेल ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए या किसी भी और इम्पोर्टेंट प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. सो द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी कहाँ पर हो रही है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो एनर्जी स्टोर हुई पहले एटीपी की फॉर्म में, जब इससे प्रोड्यूस होगी तभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है that name the cell organelle which is called power house of the cell. सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. अब पावर हाउस का मतलब क्या है, जैसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर स्टोर हुई है और वहां से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है. सिमिलरली रेस्पिरेशन के बाद जो भी एनर्जी स्टोर है एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रही है. जब भी सेल को एनर्जी मिलेगी एटीपी से मिलेगी विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये पावर हाउस है जहां पर सेल की सारी एनर्जी स्टोर है. सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होगी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी. तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो दीज आर द वेरी वेरी टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज हुई, एंड सेकेंडली दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड व्हेनेवर द सेल रिक्वायर्स दैट एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस that is obtained by ATP hydrolysis. This is the reason mitochondria is called as the powerhouse of the cell. Important cell organelle present in a cell is vacuole. Vacuole means an empty space which is bound by a membrane. It's just एक empty space होता है जो पूरी तरह से membrane से covered होता है
उस एम्प्टी स्पेस को प्लांट्स और एनिमल सेल्स अलग अलग तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है दैट इज वेरी लार्ज साइज. दिस इज द रीजन द न्यूक्लियस एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एट द पेरीफ्रेम मींस एट नियर द बाउंड्री. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि प्लांट्स में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. ऑलमोस्ट सेल की 90% वॉल्यूम प्लांट सेल में वैक्यूल से ही कवर्ड होती है. इसीलिए हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एट द पेरीफ्रे होता है, मींस साइड में होता है नियर द बाउंड्री. एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी वजह से पेरीफ्रे पे मींस साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम तो सेल की किसने ऑक्यूपाई कर ली, वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली. बट एनिमल सेल्स में वैक्यूल स्मॉल होता है एंड ऑब्वियसली वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसको हम या तो जो मेनली एनिमल सेल्स हैं वो उसको स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कुछ ना कुछ शुगर, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. प्लांट सेल्स में जनरली जो वैक्यूल होता है उसके अंदर कुछ लिक्विड या सॉलिड मटेरियल फिल्ड होता है. दैट लिक्विड और सॉलिड मटेरियल व्हिच इज फिल्ड इन द वैक्यूल इज कॉल्ड एज सेल सैप. तो सेल सैप बोलो या वैक्यूल बोलो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल. So vacuole, it is the membrane bound space found in the cytoplasm. सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्पेस है जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको हमने नाम दे दिया वैक्यूल. प्लांट्स में लार्ज साइज वैक्यूल होता है. एज वी डिस्कस 90% ऑफ सेल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय वैक्यूल एंड एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. देन ये स्टोरेज सैक भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मटेरियल्स को स्टोर करने का काम भी करते हैं. सेल सैक क्या होता है, वो लिक्विड या सॉलिड मटेरियल जो कि वैक्यूल में फिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल सैक. देन इफ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल्स में सेल सैक होता है, लिक्विड मटेरियल या सॉलिड मटेरियल फिल्ड होता है वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से जैसे हमने डिस्कस किया था सेल वॉल का कि सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और लार्ज वैक्यूल वो भी किसी वाटर से या किसी फ्लूइड से फिल होने की वजह से वो बाहर को एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज टर्जल प्रेशर. और बदले में वॉल भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, वॉल प्रेशर. इसकी वजह से प्लांट सेल क्या रहता है, टर्जिड रहता है. तो जो वैक्यूल है प्लांट सेल्स में, वो वैक्यूल प्लांट सेल को टर्जिड और रिजिड रहने में हेल्प करता है. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide rigidity and turgidity to the cell. The second function of vacuole is storage. In animal cells, vacuoles कुछ ना कुछ substances को store करने में help करते हैं. They are like storehouse of the cell. कि कुछ भी extra चीजें उसको store करने में help करते हैं. जैसे it could be amino acids, शुगर्स, प्रोटीन एक्सेट्रा. तो कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं, अमाइनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको स्टोर करने के लिए भी वैक्यूल को यूज किया जा सकता है बाय अ सेल. थर्ड फंक्शन इज डाइजेशन. अब अमीबा एंड पैरामीशियम में फूड वैक्यूल होता है. वो जैसे ही फूड को इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, उस टाइम पर उनके अंदर एक वैक्यूल बन जाता है. ये फूड के आसपास क्या बन गया, वैक्यूल. अब ये जो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द वैक्यूल, दैट फूड वैक्यूल. उस फूड वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन होता है. तो अमीबा एंड पैरामीशियम में वैक्यूल इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयरन इन अ सेल. किसी सेल में वाटर एंड आयंस का बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. अब क्या होता है, जो कुछ फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो भी यूनिसेलुलर, उनमें क्या होता है, एक स्पेशल तरह का वैक्यूल होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सेस वाटर, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर आ जाता है तो उस एक्सेस वाटर को रिमूव करने में, एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है. समटाइम्स वो एक्सेस वाटर के साथ कुछ वेस्ट भी अगर जनरेट हो गया तो उस वेस्ट को भी सेल से रिमूव करने का काम करता है. तो इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वहां पर वैक्यूल जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी करता है.
Freshwater unicellular organisms have contractile vacuoles. It helps in removal of excess water from the body. जो body से excess water remove करने में help करता है. This is called osmoregulation. Today we have discussed about the vacuole and the other cell organelles. In the next video we'll discuss about plastids. Then we'll discuss about the difference between plant cell and animal cell. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक इतने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड आस्क द डाउट्स.